नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मी प्रसन्ना। मैं तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज बौद्ध आदिलाबाद में काम करती हूँ। आज जो विषय मैंने लिया है फूल और कांटा। इस कविता पाठ का कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कविता पाठ में जाने से पहले मैं कवि के जीवन परिचय देना चाहती हूँ। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत निज़ामाबाद में हुआ है सन 1865 को। वे उनके माता पिता थे पंडित भोला सिंह उपाध्याय और रुक्मिणी देवी। सच कहा जाए तो वे सद्ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनके पिताजी सिख धर्म पर विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम भोला सिंह उपाध्याय में बदल दिया है। उन्होंने सिख धर्म का अवलंबन किया है और उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी सिख धर्म को अपनाते आगे चले हैं। वैसे देखा जाए तो उनके परिवार वाले मुग़ल शासकों के दरबार में भी काम कर चुके हैं। यह भी बताया जाता है बचपन में जब वे 5 साल के थे तभी वे फारसी सीखना आरंभ कर दिए थे। वैसे तो उनकी आरंभिक शिक्षा के बारे में कहना है तो फिर वे निज़ामगढ़ और आजमगढ़ जिले के अंतर्गत ही उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षा आरंभ किया था। फिर उसके बाद उन्होंने 1869 में मिडिल वर्नाक्युलर की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वे काशी में क्वींस कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते थे, वहाँ दाखिल भी हुए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बाद वे घर आ पहुँचे हैं। घर पर ही रहकर उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, अंग्रेज़ी, फारसी, उर्दू, इसी तरह गुरुमुखी इन भाषाओं का अध्ययन किया है। वे हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत मानते थे, तो इसीलिए उस समय वेद, पुराण, उपनिषद इनका भी अध्ययन किया है। इसी तरह उन्होंने सन 1889 में कानून से संबंधित कानून की परीक्षा भी पास करके उसमें भी कुछ समय के लिए काम किए थे। फिर उसके बाद 1941 को वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग में अध्यापक के रूप में शामिल हुए हैं। वहाँ उन्होंने अध्यापक के रूप में कई वर्ष काम किए हैं और इसके साथ साथ अपने साहित्य के प्रति रुचि भी जो है बढ़ाई है। बाद में उन्होंने अपने सेवाओं से निवृत्त होकर साहित्य की सेवा करना आरंभ कर दिए थे। उनकी साहित्यिक सेवाओं को देखकर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उनको सभापति बना दिया था और उनको साहित्य वाचस्पति उपाधि भी जो है दिया गया है। इनका निधन सन 1947 में हुआ है। और काव्य की बात करते हैं तो इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत कई विधाओं में लिखे हैं, जैसे कि काव्य लिखे हैं, नाटक लिखे हैं और इसी तरह उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध साहित्य भी लिखे हैं, आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। काव्यों के अंतर्गत उनके प्रसिद्ध रचनाएं माने जाते हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, प्रद्युम्न प्रसून, चौके चौपदे, चौबे चौपते, ये सभी उनके प्रसिद्ध रचनाएं बताए जाते हैं। प्रिय प्रवास जो है वह महाभारत के आधार पर लिखा गया काव्य है, प्रबंध काव्य बताया जाता है। और वैदेही वनवास रामायण का आधार बनाकर लिखा गया काव्य है, लेकिन उनको यश जो है प्रिय प्रवास से ही मिला है। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य बताया जाता है। इससे पहले साहित्यिक भाषा के रूप में हमें ब्रज भाषा ही देखने को मिलता था। वैसे तो उन्होंने अपने आरंभिक काव्यों की रचना ब्रज भाषा में ही किए थे, लेकिन जैसे उन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ कर दिया था, उसके बाद उन्हें बहुत सी रचनाएं खड़ी बोली में किए हैं। तो यह श्रेय भी साहित्य के यानी कि खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थान मिलना, यह श्रेय भी जो है हम हरिऔध जी को दे सकते हैं। उनके यह महाकाव्य प्रिय प्रवास के लिए उनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी जो है प्राप्त हुआ है। तो इसके अलावा उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कि अध खिला फूल, ठेठ हिंदी ठाठ, इस प्रकार के उपन्यास भी लिखे हैं। और इसी तरह नाटक भी लिखे हैं, जैसे कि रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, व्यायोग, ये सभी उनके प्रसिद्ध उपन्यास बताए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य की विकास इस आलोचनात्मक निबंध को भी लिखे हैं। यदि हम उनकी काव्यगत शैली विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तो उन्होंने अपने काव्यों के अंतर्गत नवीन दृष्टिकोण को अपनाया है। जैसे कि उन्होंने जो विषय लिया है प्रिय प्रवास के अंतर्गत महाभारत को आधार बनाते हुए उन्होंने कृष्ण, राधा,
इन पात्रों का जो चित्रण किया है। और इसी तरह वैदेही वनवास के अंतर्गत राम सीता के पात्रों को लिया है। सो इन पात्रों को केवल ईश्वर या तो फिर धर्म की उद्धार करना यही तक सीमित नहीं रखे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी सफल प्रयास करने की कोशिश की है। उस समय समाज में जो विषमताएँ थी, असमानताएँ थी, भेदभाव थे, सामाजिक समस्याएँ जो थी, उन सामाजिक समस्याओं को जोड़ते हुए इन पात्रों के द्वारा उसका उद्धार करते हुए एक नए दृष्टिकोण को यानी कि प्रगतिशील दृष्टि काव्य शैली को जो है उन्होंने यहाँ पर अपनाया है। तो इसीलिए हम बता सकते हैं कि उनकी जो काव्य शैली है वह नवीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा मानवीय मूल्यों को भी बढ़ावा दिया है। सो मानवीय मूल्यों के अंतर्गत कई गुण आते हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ आते हैं, गुण आते हैं, असमानता ये जो भी है वे आते हैं, उदार गुण जो होते हैं सभी मानवीय मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्धार करने का प्रयास अपने काव्यों में भरपूर कोशिश किए हैं हरिओ जी। और इसके साथ साथ प्रगतिशील विचारधारा को अपनाया है उन्होंने, यानी कि प्रगतिशील काव्यधारा उनको कहेंगे जो यथार्थ है समाज में, उस यथार्थ को बताते हुए सो जिस तरह समाज रहना है इसका आदर्श जोड़ते हुए एक विकास की तरफ ले चलना जो होता है वह प्रगतिशील के अंतर्गत आता है। यहाँ पर समाज में जो सामाजिक भेदभाव है उनको मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं हरिओ जी। इसीलिए उनकी रचनाओं को प्रगतिशील रचनाएं बता सकते हैं। और जब काव्य की बात करते हैं, काव्य के अंतर्गत भाषा की बात करते हैं, उन्होंने दोनों तरह के भाषाओं को प्रधानता दी है। यानी कि पुराणों से संबंधित विषयों को कहना है तो उस समय जिस भाषा का अपनाया है उन्होंने, तत्सम शब्द उसमें अधिक देखने को मिलते हैं। और जो सामान्य बातें कहने के लिए होते हैं इस तरह के काव्यों के लिए उन्होंने बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि उनके काव्य शैली में, रचना शैली में हमें दो प्रकार के भाषा शब्द जो है देखने को मिल जाते हैं, तत्सम शब्द और उसके साथ साथ तद्भव शब्द भी देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों की दो तरह के काव्यों को लिखे हैं। यदि हम प्रिय प्रवास को लेते हैं, यह प्रबंध काव्य बताया जाता है। वैसे देखा जाए तो काव्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप के आधार पर बने हुए काव्य शैली और शैली पर आधारित काव्य। तो स्वरूप के अंतर्गत फिर से हमें काव्य दो प्रकार के दिखाई देते हैं। इसके दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और महाकाव्य। सो प्रबंध काव्यों के अंतर्गत आद्योपांत कथानक जो है चलता रहता है। इसमें इतिहास या पुराण से संबंधित विषयों को लिया जाता है और आदि से अंत तक एक घटना का दूसरे घटना के साथ संबंध दिखाई देना चाहिए। इस तरह के काव्यों को हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं। और मुक्तक काव्य जो होते हैं वे बंधनों से मुक्त होते हैं, स्वेच्छायुक्त होते हैं। यानी कि कहने का विषय जो होता है वह एक का दूसरे के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। सो इसके शब्द के अर्थ में ही हमें मालूम पड़ता है कि मुक्तक का अर्थ है स्वेच्छा, यानी कि एक घटना का दूसरे घटना के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें इतने सर्ग क्रमशः आना चाहिए, ऐसा भी आवश्यक नहीं बनता है। तो इस प्रकार के काव्यों को हम मुक्तक काव्य बता सकते हैं। ये दोनों ही श्रव्य काव्यों के अंतर्गत आते हैं। और इनकी काव्यों के अंतर्गत हम एक यह भी देखते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार रस इसका भरपूर निर्वाह हुआ है। यदि हम प्रिय प्रवास रचना को लेते हैं, इसके अंतर्गत जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, उस समय उनके माता पिता यशोदा और नंद उनके वियोग में जो दुख को प्रकट करते हैं, सो इसको वात्सल्य रस के अंतर्गत भरपूर रूप से साबित करने की कोशिश किए हैं हरिओ जी। और इसी तरह राधिका और गोपियाँ कृष्ण से बिछड़ जाती है, उनके वियोग श्रृंगार का वर्णन अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं हरिओ जी। इस तरह उनके काव्य रचना शैली में हमें वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों का भरपूर निर्वाह देखने को मिल जाता है। और काव्य के सौष्ठव को बढ़ाने के लिए उन्होंने
बहुत से छंदों का प्रयोग किए हैं, जैसे कि अनुप्रास, उपमा, अवश्लेष, यमक, इस तरह के अलंकारों का प्रयोग किए हैं। तो संक्षिप्त रूप में ये उनके जीवन से संबंधित विषय हैं, यानी कि उनके आरंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, फिर उसके बाद किस तरह की शैली को, काव्य शैली को उन्होंने अपनाया है, इसका संपूर्ण चित्रण मिल जाता है। अब देखते हैं उनकी कविता फूल और कांटा। इस कविता के द्वारा कवि क्या बताना चाहते हैं, देखिए। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो यहाँ कवि बताना चाहते हैं इस संसार में फूल और कांटा एक ही जगह जन्म लेते हैं और उनका पालन पोषण भी एक ही पौधे से होता है, और रात के समय में चांद भी उन पर चमकने लगता है और अपनी ठंडी शीतलता को दोनों को एक समान प्रदान करता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। और मेघ भी यानी कि बादल भी पानी उन पर एक जैसा बरसाता है और हवाएं भी उन पर एक जैसे चलते हैं, लेकिन जब ये दोनों पल बढ़ने के बाद इनके स्वभाव में एकता नहीं देखी जाती है। ये बिल्कुल भिन्न स्वभाव, यानी एक दूसरे का स्वभाव भिन्न होता है। तो यहाँ कवि का कहने का उद्देश्य यही है, जिस तरह फूल और कांटा एक ही पौधे में देखने को मिलते हैं, वैसे ही समाज में, संसार में लोग भी जो है दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है जो सच्चाई के मार्ग को अपनाते हैं, और दूसरा वर्ग जो होता है वह बुराई के मार्ग को अपनाते हैं। यानी कि इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, सज्जन और दुर्जन। सज्जन जो लोग होते हैं वे बिल्कुल फूलों के समान हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है कवि ने। उन्होंने सज्जनों की तुलना, यानी कि सज्जनों की समानता फूल के साथ बताया है और कांटों की समानता दुर्जनों के साथ बताया है। यहाँ पर कवि ने प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। जिस तरह एक ही समाज में, एक ही परिवेश में पल बढ़ने के बाद भी मानव जो स्वीकार करता है उसी से उसका व्यक्तित्व या उसका स्वरूप बन जाता है, जैसे कि फूल और कांटे का। सो फूल और कांटे ये दोनों एक ही वृक्ष में भाग है, दोनों एक ही परिवेश में पल बढ़ते हैं, लेकिन पल बढ़ने के बाद उनके स्वभाव में बहुत सा अंतर जो है देखा जाता है। और वैसे ही समाज में रहकर लोग जब पल बढ़ते हैं, कुछ लोग अच्छे आदतों का निर्माण कर लेते हैं और कुछ लोग बुरे आदतों का निर्माण कर लेते हैं। सज्जन जो लोग होते हैं वे कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, वे हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। तो दुर्जन जो लोग होते हैं वे बिल्कुल स्वार्थी होते हैं और दूसरों के हित नहीं चाहते हैं, हो सके तो उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह जो है उनमें किस तरह का भेदभाव बना रहता है, इस बात को फूल और कांटे के द्वारा प्रस्तुत किए हैं कवि हरिऔध ने। आगे जो है उनके स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं, देखिए। यहाँ पर कवि कांटे के बारे में बता रहे हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियाँ, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। सो कांटे का स्वभाव कैसा होता है इसके बारे में यहाँ पर कवि बता रहा है। गलती से यदि हमारी उंगली कांटे को छू देता है तो फिर वह हमें चुभ जाता है, उसको घायल कर देता है, और गलती से जो है कोई कपड़ा उससे जाकर पड़ता है तो फिर उसको फाड़ देता है। तो इसी तरह फूलों से आकर्षित होकर तितलियाँ जब उनके मधु को उससे पाने की कोशिश में फूलों पर जाकर बैठने की कोशिश करते हैं, जैसे ही कांटा उसको लग जाता है तो फिर उसका पर जो है कतर डालता है। इसी तरह भंवर को भी जो है जब वह मधुपान करने के लिए फूलों के पास जाता है, जैसे ही कांटा उसको चुभ जाता है तो उसके शरीर को काला बना देता है। तो कहने का उद्देश्य यही है, कवि यह बात बताना चाहते हैं, संसार में जो बुरे लोग होते हैं, जो बिल्कुल उस कांटे के समान होते हैं, वे भी किसी के काम नहीं आते हैं, ऊपर से उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कांटा अपने
परिवेश में आए हुए किसी भी प्राणी को किस तरह हानि पहुंचाता है, वैसे ही संसार में बुरे लोग जो होते हैं वे दूसरों की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे बचने की बात जो है यहाँ पर बता रहे हैं कवि। अब देखते हैं फूल का स्वभाव कैसा होता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से हाय सदा देता कली का जी खिला। अब फूलों का स्वभाव है यहाँ पर बता रहे हैं कवि। फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं और सबको आकर्षित करते हैं। जब वे खिलते हैं तो सुरभि यानी सुगंध को चारों तरफ फैलाते हैं, सभी को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर कवि फूलों के माध्यम से सज्जनों के गुणों की बात बता रहे हैं। बिल्कुल उन फूलों की तरह सज्जन व्यक्ति भी समाज में अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। अपने अच्छे आदतों के कारण, अपने गुणों के कारण सभी को अपने तरफ आकर्षित करता है और समाज में लोग भी सज्जनों को सम्मान देते हैं। जिस तरह फूल अपने में इतने गुण समाहित करता है, वह तितलियों को आकर्षित करता है और जब वे पास आते हैं उनको अपने गोद में बिठाकर उनको मधुर रस जो है लाते हैं। इसी तरह भंवरों को भी संतुष्ट करते हैं, यानी कि कहने का उद्देश्य यही है। सो कवि बताना चाहते हैं सज्जन लोग जो भी होते हैं समाज में, वे भी बिल्कुल उन फूलों की तरह वे भी जो है अपने गुणों से सभी को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। हमेशा समाज की चिंता करते रहते हैं और अपने से जितना हो सकता है उतना समाज की भलाई के लिए ही वे काम करते हैं। बिल्कुल जिस तरह फूल सुगंध को फैलाते हैं वे भी संसार में फैल जाते हैं, सभी उनको पसंद करना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं। है कटकता एक सबकी आंख में, कांटा जो है यह उसकी बात कही जा रही है। सो कांटे का स्वभाव जो है चुभना या तो फिर किसी को हानि पहुंचाना। तो बुरे लोग भी जो है संसार में इस तरह खटकने लगते हैं, यानी कि लोग संसार में कोई भी बुरे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, हमेशा उनसे दूर रहने के लिए ही सोचते हैं। लेकिन सज्जनों को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बुरे लोगों के पास कोई जाना नहीं चाहता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर। सो कांटों की तो अपना कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन यहाँ फूलों के लिए तो अपना महत्व रहता है। सो फूलों को जो है देव की यानी कि भगवान की, ईश्वर की उपासना के लिए उन पर उनके सर पर जो है चढ़ाया जाता है। फूलों से उनकी पूजा या अर्चना जो है की जाती है। और वैसे ही समाज में सज्जनों का आदर होता है, सम्मान होता है, तो उनके प्रति सभी आकर्षित होते हैं। जिस तरह जो है वे सभी के मन को जीत लेते हैं, वैसे बुरे लोग नहीं जीत पाते हैं। यहाँ पर कांटों के माध्यम से और फूल के माध्यम से इन दोनों में जो अंतर है उसे बताने की कोशिश किए हैं हरिओ जी। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे। संसार में जो सच्चे लोग होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किस तरह जो है मैं अपने खानदान का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो खानदान का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं? कोई अच्छा काम करने पर, सभी जो है उसे मानने पर, मान्यता देने पर, तभी जो है उसका भी गौरव बढ़ जाता है, उसके साथ साथ उनके खानदान का भी नाम बढ़ने लगता है। लेकिन यदि व्यक्ति कोई गलत काम करता है, बुरे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करते हैं, उल्टा उनका खानदान का नाम जो है बदनाम होने लगता है। तो यहाँ पर जो है कांटों के माध्यम से बुराई के बारे में बताते हुए और फूलों के माध्यम से सच्चाई के बात बताने की कोशिश किए हैं हरिओ जी। सो सज्जन लोग जो भी होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कौन से काम मैं अपने समाज के लिए कर सकता हूँ। यहाँ वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं देखते हैं। सो दूसरों की सेवा में ही अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं हरिओ जी। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सो संसार में कोई व्यक्ति बड़ा यूं ही नहीं कहलाता है, यदि सच में उसमें अच्छे गुण मौजूद हो, जो अपने काम से जो है सभी को विश्वास दिलाए कि वह सच्चा है, तभी जो है उसका बड़प्पन बढ़ जाता है।
तो केवल नाम मात्र के लिए उसे बड़ा कहने से या वंश के अच्छे वंश में जन्म लेने से कोई भी जो है बड़ा व्यक्ति नहीं कहलाता है। तो इसी अंतर को यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं हरिऔध जी। तो इस फूल और कांटे के द्वारा वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस तरह फूल अपने सुंदरता और अपनी खुशबू से सभी को आकर्षित कर लेता है, अपनी कोमलता से सभी का मन जीत लेता है, उसी तरह संसार में सज्जन व्यक्ति भी सभी के आदर जो सम्मान जो है पाता है। वह हमेशा दूसरों की भलाई करता है और कांटा जो होता है वह बुराई का प्रतीक है। तो यहाँ पर इस काव्य की विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ उन्होंने प्रतीकात्मक शैली को अपनाते हुए फूल को सच्चाई का प्रतीक माना है और कांटे को बुराई का प्रतीक बताया है। और उन्होंने इस कविता के द्वारा यह संदेश भी देने की कोशिश किया है, संसार में मानव जो है वह विचारशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, इसीलिए वह समाज में से अपने आप को कभी भी अलग नहीं कर सकता है। यदि उसके सोच विचार अच्छे हैं तो फिर वहाँ का समुदाय समाज भी जो है अच्छा होता है। तो इसी उद्देश्य से कवि कहना चाहते हैं, इंसान को कभी भी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, बुरे गुण यदि उनमें है तो भी जो है उसे दूर करने के लिए सोचना चाहिए, कभी भी बुरे गुणों को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस उद्देश्य से कवि बताना चाहते हैं, यदि व्यक्ति अपने में सुधार कर सके तभी जो है वहाँ पर समुदाय की उन्नति होगी और इसके साथ साथ आगे भविष्य में देश की भी उन्नति हो सकती है। तो संसार की भलाई जो करते हैं वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाते हैं, यही बताना चाहते हैं हरिऔध जी। तो इस काव्य के अंतर्गत, कविता के अंतर्गत इन्होंने जिस भाषा का अपनाया है वो बहुत ही सरल है, खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली भाषा को अपनाया है, बहुत सरल है। कोई भी एक बार पढ़ने से इसके अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं और जिस शैली को उन्होंने अपनाया है इस शैली को हम प्रतीकात्मक शैली कहते हैं। तो इसी से यह कविता पाठ समाप्त होता है। यह अवकाश देने के लिए मैं सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद।